प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। साथियों, आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में छुए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है और आज बारी है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 खोलने की। मैं महेंद्र करता हूं आपको नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में व्यक्त किए गए ये विचार। साथियों, अब बात हौसलों के उड़ान की, चुनौतियों के बावजूद जज्बा दिखाने की। कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। इस बार के खेलो इंडिया पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले आर्म रेसलर जॉबी मैथ्यू ने मुझे चिट्ठी लिखी है। मैं उनके पत्र के कुछ हिस्से को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है, मेडल जीतना बहुत खास होता है, लेकिन हमारा संघर्ष सिर्फ पोडियम पर खड़े होने तक सीमित नहीं है। हम हर रोज एक लड़ाई लड़ते हैं। जीवन कई तरीके से हमारी परीक्षा लेता है। बहुत कम लोग हमारे संघर्ष को समझ पाते हैं। इसके बावजूद हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने में जुटते हैं। हमें ये विश्वास रहता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। वाह जॉबी मैथ्यू, आपने कमाल लिखा है, अद्भुत लिखा है। इस पत्र के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जॉबी मैथ्यू और हमारे सभी दिव्यांग साथियों से कहना चाहता हूँ कि आपके प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, 20 से 27 मार्च तक दिल्ली में दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया। इन खेलों में 18 नए राष्ट्रीय कीर्तिमान रचे गए। 34 स्वर्ण पदकों के साथ हरियाणा की टीम पहले स्थान पर रही, जबकि 28 स्वर्ण पदकों के साथ तमिलनाडु दूसरे और 23 स्वर्ण पदकों के साथ उत्तर प्रदेश की टीमें तीसरे स्थान पर रहीं। हमने इन खेलों के कुछ स्टार खिलाड़ियों से बात भी की। मेरा नाम संजीव हम्मनवर है। मैं कर्नाटक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मैं टेबल टेनिस डिसेबिलिटी क्लास 7 में खेल रहा हूँ। गोल्ड मेडल जीता खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। बहुत खुशी है सर मुझे। मेरी एज अभी 56 चल रही है। आई एम प्लेइंग सिंस माई चाइल्डहुड। स्पोर्ट्स मेरा पैशन है। मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। ये है हरियाणा के कुमार नितेश, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक के बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। जब मैं खेल रहा था तो मैंने देखा और साथी देख रहे थे। फिर जब भी मैं वार्म अप एरिया में था या मैं रेस्टिंग एरिया में था, तब आ रहे थे प्लेयर्स, बात कर रहे। तो आई थिंक ये उस हिसाब से भी अच्छा प्लेटफॉर्म था कि वो यंग प्लेयर्स हैं, वो हमसे बात करके हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। प्लस जब मैं शुरू में आया था तो मैं प्रमोद भैया वगैरह के साथ जब खेलता था तो मैं बहुत एक्साइटेड होता था उनके अगेंस्ट खेलने में। तो आई थिंक अगर यंग प्लेयर्स को वो एक्साइटमेंट मेरे साथ खेल के हो रही है तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर मी। जिस स्पोर्ट ने मेरे को इतना कुछ दिया, मैं अगर उसको प्रमोट करने के लिए, थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए अगर कुछ कर सकूं तो यही था। तो मैं इस गोल्ड मेडल को स्पेशल इसलिए मानूंगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन गेम के लिए था। 2020 के पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर। एशियन गेम्स है, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके लिए करेंगे। फिर साथ ही साथ मेरा 4 साल का वेट फिर दोबारा से LA के लिए। सो आई थिंक उसमें मैं दोबारा से कोशिश करूँगी, मैं मेरा बेस्ट दूँ। सर पहले मैच से फाइनल मैच तक जितना भी सफर रहा, आई थिंक पहले से जितने भी प्लेयर्स अभी आ रहे हैं, आई थिंक पहले से ठीक है। अभी जिस तरीके से इंडिया में पैरा स्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है पहले से, बट अभी और इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। अभी हम कोशिश करेंगे कि जितने भी अच्छे हो सके, हर कैटेगरी में प्लेयर्स और अच्छे आए और अच्छे से ट्रेनिंग करें, जिससे कि इंडियन पैरा स्पोर्ट्स और जाके डेवलप हो सके और कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ सके। और साथ ही साथ और जो कंपटीशन का लेवल रहा पहले से बेटर है कि पेरिस के बाद में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इमोशनली डैमेज होना और साथ ही साथ मन टूट जाना, बहुत चीज़ें हुई थी। बट हाँ, पर धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ उन सब चीज़ों से। सो आई थिंक और अच्छे से कर सकेंगे। ये है मशहूर तीरंदाज शीतल। खेलो इंडिया अच्छा है कि हमें खेलने का मौका मिलता है, सब बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। और ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट जो इंडिया में रहे, तो यहाँ के बच्चों को भी खेलने का, हमें भी खेलने का मौका मिलेगा उनका साथ।
इन खेलों में दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं होने के बावजूद अपने तीरों को सटीक निशाने पर लगा रही थीं पायल। जब मेरे सर कुलदीप कुमार वेदवान सर मुझे भरोसा दिलाई कि तू भी कर सकती है, शीतल जैसी लड़की कर सकती है तो तुझे मैं कराऊंगा, मैं तुझे इधर बुलाया हूँ। तो मुझे सर ही बुलाए थे श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी पे। तो सर बोले कि मैं ही तुझे चलवाऊंगा, तू चिंता मत कर करके। तो तभी से मैं सर पे भरोसा करके आज तक भरोसा की हूँ और उनको भरोसा करके ही मैं आगे ऐसे बढ़ी हूँ और उनके वजह से ही ये सब कुछ मैं खेल भी पा रही हूँ। जो डिवाइस है मेरा, मुझे नहीं लगा था मैं ये गेम में भी मैं फाइनल तक जा पाऊंगी करके, क्योंकि मेरा डिवाइस चेंज किया गया है। तो फिर सर पीछे आके बता रहे थे फोकस कर, ये कर, वो कर करके। जो ट्रेनिंग मुझे ग्राउंड में देते थे आज वही ट्रेनिंग यहाँ पर बता रहे थे मुझे सर। तो खेल के बहुत अच्छा लगा, फाइनल तक पहुँच के। और जो भी आज मेरे सर के वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। ये है साहिल सलीम सैयद। तैयारी मेरी पिछले 2 महीने से चालू थी। जैसे मैंने चेन्नई में ब्रॉन्ज मेडल जीता तो उसके लिए मेरा लक्ष्य था कि अभी खेलो इंडिया में कम से कम गोल्ड से कम तो वापिस जाना नहीं है। तो इसलिए 2 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ सर। सुबह उठ के दिन भर एक्सरसाइज और ट्रेनिंग थ्रोज, तो उसमें काफ़ी थक जाते हैं सर। तो मैं गोल्ड मेडल आखिरकार जो मेरा टारगेट था वो मुझे अचीव करके जो सुकून मिल रहा है ना सर, ये मेरा फर्स्ट खेलो इंडिया एडिशन है 2025 का। और मेरे ये एथलेटिक की जर्नी मेरी 2024 से स्टार्ट हुई है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो देखते हैं। अभी मेरा ख्वाब है कि 2028 का जो ओलंपिक मेडल है गोल्ड, मैं वो लाने की कोशिश करूँगा। और जो भी यहाँ तक पहुँचा और जो मेडल्स लग रहे तो मैं अपने मम्मी और मेरी कोच सोनिया शिंदे मैडम जी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि वो मेरे ऊपर भरोसा रख के मुझे वो ट्रस्ट करके जो उनका जो महत्वपूर्ण समय जो मेरे ऊपर दे रहे हो और मुझे निखारने की कोशिश कर रहे। तो शायद थोड़ा सा कुछ मैं सफल हुआ उनके मतलब प्रयत्नों पे। तो मैं उनसे वादा करता हूँ और मेरे देश से वादा करता हूँ कि 2028 का आने वाला जो ओलंपिक है कोशिश करूँगा कि मैं गोल्ड से कम वापस लाऊंगा नहीं। मैं पहले से व्हीलचेयर क्रिकेट प्लेयर हूँ इंडिया टीम का। और मेरा जो दोस्त है संतोष रंजन बोल के, उसने मुझे फोर्स किया कि साहिल तेरे पास कुछ कैपेबिलिटी है, तू इंडिविजुअल में भी अच्छा कर सकता है, तो एक बार ट्राई कर। कि तू ट्राई नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा तू मेडल जीत सकता है नहीं जीत सकता है। तो इसीलिए उसने फोर्स किया और मेरे भी दिल में था कि हाँ मतलब मेरा अकेला जो वर्चस्व बोलते हैं ना वो मैं अपने आप को साबित करना चाहता था। इसलिए मेरा जर्नी 2024 में फर्स्ट टाइम स्टेट का कंपटीशन खेलते हुए स्टार्ट हुआ मेरा। पर ये कह सकता हूँ कि मैं इंटरनेशनल रिकॉर्ड के आसपास ही हूँ। ये मेरा पहला इंडिविजुअल बेस्ट थ्रो था 9.57 मीटर शॉर्ट पुट। शोल्डर को मजबूत करना पड़ता है, बाइसेप को मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि पावर निकलती है आखिर शोल्डर और बाइसेप से ही, क्योंकि इसके नीचे जो पार्ट है वो वीक होता है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो डिफ़िकल्टी तो होती है शॉर्ट पुट फेंकते समय। कि मेरा पावर डो सिर्फ एक ही है, मेरे मम्मी का चेहरा। तो आप देख सकते हो कि मैं भावुक हो रहा हूँ, लेकिन मेरा पावर डो से एक है कि मेरे मम्मी का चेहरा। मैं जब मम्मी का चेहरा देखता हूँ तो जो टारगेट जो बॉडी बोलती है ना कि बस, मेरा ब्रेन बोलता है कि अब आगे चल। मतलब मम्मी के लिए सिर्फ अपने अपने परिवारों का जो सपना है वो साकार करने की कोशिश करें और एक दूसरे की मदद करें ताकि हम अपने देश को एक अच्छे देश के तरफ हम ले जा सके। क्योंकि जो नॉर्मल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक आप दोनों देख रहे हैं कि दोनों अब मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा दूर नहीं रहा कि जो एक जैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। हालांकि पैरा ओलंपिक में आप नॉर्मल से ज़्यादा मेडल ला रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों को उतना ही प्यार दो, क्योंकि दोनों देश के लिए खेलते हैं। दोनों अपने अपने तरफ से पूरी 100% कोशिश करते हैं कि देश का नाम रोशन हो। तो मैं मेरे सारे देशवासियों को मैं यही कहूँगा कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट हमेशा पैरा ओलंपिक कमेटी और पैरा ओलंपिक प्लेयर्स के साथ रखे, मैं यही आशा करता हूँ। हमारे साथ है पैरा ओलंपिक की मेडल विनर, ध्यानचंद पुरस्कार, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दीपा मलिक, और साथ में है सत्यपाल सिंह जी। आप पैरा ओलंपिक कोच हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी है और सबसे कम उम्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है, पद्मश्री हैं। दीपा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। पैरा खेल, इनको लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस इस देश में नहीं थी दुर्भाग्य से, लेकिन क्या आप मानती हैं कि बीते दिनों से, यूं मान के चलिए पिछले 5-10 सालों से पैरा खेलों और खासतौर पर पैरा खिलाड़ियों के प्रति देश और समाज में एक नई अवेयरनेस आई है?
बिल्कुल सही बात है। जिन खेलों के स्वयं हम अक्सर अपने पैरा खेलों में ये कहते हैं कि हमारे खेलों के तो ब्रांड एम्बेसडर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिसकी पीठ उन्होंने थपथपाई नहीं, चाहे ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे उनकी मन की बात के माध्यम से, या पर्सनली उनसे मिलना खिलाड़ियों से जब भी वो मेडल जीत के आए। जब प्रधानमंत्री स्वयं अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि अब अपंग को दिव्यांग कहा जाएगा और खेलों के माध्यम से उसका सशक्तिकरण किया जाएगा, तो खेल नहीं है, उससे एक सामाजिक सोच भी बदलती है। जब एक अपंग व्यक्ति अपने घर से लाचार, नकारात्मक सोच के तले लदा हुआ, समाज में बहुत सारे टैबूज रहते हैं डिसेबिलिटी को लेके, और उन सब से निकलकर जब वो एक इंडिया का ट्रैक सूट, जिसकी मैं स्वयं एक उदाहरण हूँ, इंडिया आपकी पीठ पे लिख दिया जाता है और आपको खिलाड़ी का एक दर्जा दिया जाता है, तो उससे आपके पूरे गांव का ही सोच बदल जाती है। तो बहुत बदलाव आया है। अब तो पॉलिसीज इंक्लूसिव हो गई हैं और सुविधाएं बढ़ रही हैं। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन आदरणीय मोदी जी ने पैरेलली जो चलाया है, तो ये सब बहुत बड़े स्रोत हैं अवेयरनेस के, और उसका असर खिलाड़ियों की प्रोग्रेस में और उनके मेडल्स में भी नजर आ रहा है। सत्यपाल जी, आप द्रोणाचार्य हैं, आप प्रशिक्षक हैं, लेकिन आपने पैरा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का ही क्यों सोचा? सर, मैं जब ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरा पढ़ने का शौक था, तो मैं बहुत पढ़ता था, स्पोर्ट्स के बारे में मेरा लगन था, मेरा पैशन था, मेरा हॉबी था। तो फिर मैंने कुछ पैरा स्पोर्ट्स के बारे में, पैरा ओलंपिक्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स जब आप वर्ल्ड लेवल पे स्पोर्ट्स को पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि नंबर 1 जो स्पोर्ट्स है वो है ओलंपिक्स, नंबर 2 फीफा वर्ल्ड कप, नंबर 3 पे पैरा ओलंपिक्स आता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में पैरा ओलंपिक्स के लिए कोई ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने एक दिन मेन मोटो पढ़ा कि ओलंपिक का मेन मोटो क्या है। तो उसमें मैंने पढ़ा कि ओलंपिक मेन मोटो है हेल्दी वर्ल्ड एंड फ्रेंडली वर्ल्ड। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्लिक किया कि हेल्थ और फ्रेंड की जो ज्यादा जरूरत है डिसेबल लोगों को ज्यादा है। तो यही सोच मुझे इस पैरा स्पोर्ट्स में लेके आई और मैं तब से पैरा स्पोर्ट्स को कोचिंग करा रहा हूं। लेकिन इसमें चैलेंजेस ज्यादा होते होंगे, उनसे कैसे निपटते हैं? क्योंकि चैलेंज, आप उनको स्पोर्ट्स में ला रहे हैं, अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो एक चैलेंज है, लेकिन उनका अपनी देह से जो संघर्ष है, जो सीमाएं हैं, उनसे भी एक संघर्ष है। उनके साथ लड़के हौसला देना पड़ता होगा। आपको नहीं लगता कि आपका चैलेंज बतौर कोच बढ़ जाता है? जी, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले कि जब एक दिव्यांग व्यक्ति को शरीर को तो बदलना ही है, सबसे पहले उसकी सोच को बदलना है। एक दिव्यांग को उसके घर से निकाल के स्टेडियम तक लेके आना और उस समाज को फेस करने का जो काम कोच करता है, वो 50% कोचिंग वही पूरी हो जाती है। तो वही सबसे बड़ा काम होता है। एक दिव्यांग को मोटिवेट करके पैरा स्पोर्ट्स स्टार्ट कराना बहुत बड़ा टास्क होता है। हम कैसे कैसे चैलेंजेस लेके, आप सोच के देखिए, दीपा मैडम को ले लीजिए, जब वो घर से निकलती है तो हर कदम पे 1 मीटर भी चलना तो भी चैलेंज है, लेकिन उसको फेस करना है, उसको ओवरकम करके वो घर से निकलती हैं, गाड़ी में बैठती हैं, फिर स्टेडियम आती हैं, स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हैं, वापस जाती हैं। ये तो चैलेंज की तो पैरा स्पोर्ट्स में कोई बात ही नहीं करना। हम पैरा स्पोर्ट्स में ये बात ही नहीं करते, हम तो पैरा स्पोर्ट्स में मेडल जीतने की बात करते हैं, तभी हम आज यहाँ हैं। दीपा जी, मेडल जीतना एक चीज है, आपको कॉम्पीट करना है, लेकिन यहाँ दोहरा संघर्ष है। पहला संघर्ष आपका अपनी देह से है, यानी आपको अपनी देह की सीमाएं लांघना है, उसके बाद फिर दूसरे खिलाड़ियों से भी संघर्ष करना है। तो बताएं कि ये दोहरा संघर्ष कितना कठिन होता है? देखिए, कठिन तो अगर आप कोई भी कार्य हाथ में लेंगे तो होगा ही। कठिनाई हर एक डिसेबिलिटी के हिसाब से भी अलग अलग है। बहुत सीवियरली डिसेबल्ड एथलीट्स भी हैं, 2-3 तो इतनी प्रेरक खिलाड़ी हैं, शालिनी हैं, फिर हमारी एक नई अभी पायल आई हैं, उनके तो वो कॉड्रा एम्प्यूटी, जिनके दोनों हाथ दोनों पैर कटे हुए हैं। हमें तो भगवान, शीतल के दोनों हाथ कटे हुए। ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनके पास दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है, वो भी खेलने आ रहे हैं। तो वो तो कठिनाई है ही। आप जैसे मेरे शरीर में मल मूत्र की शक्ति नहीं है, तो पानी कब पीना है, बाथरूम कैसे जाना है, स्टूल कहाँ पास करेंगे, कितनी लंबी फ्लाइट होगी, क्योंकि खाली खेल से नहीं है। आप जब हार्ड जिम कर रहे होते हैं और आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो भी आपके स्टमक पे प्रेशर आता है, स्टूल लीक होता है डायपर्स में। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और एंड टू एंड एक्सेसिबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बट हमने बदलाव देखा है, अब हॉस्टल फैसिलिटीज दी जा रही हैं, फंडिंग प्रोग्राम्स बन के आ रहे हैं, अवेयरनेस है वो इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर आपका नजर एक मेडल पे और एक उद्देश्य पे आ जाती है और आपको एक ऐसा कोच मिल जाता है जो आपको वो
दृश्य आपके विजुअलाइजेशन में डाल देते हैं। मुझे याद है जब मैं 2012 से पहले ट्रेनिंग करती थी तो मुझे बार बार उस वक्त जो मेरे कोच थे उन्होंने एक ही बात की, बस एक मेडल चाहिए पैरालंपिक का, जिंदगी बदल जाएगी। और उस बात में तथ्य था कि पैरालंपिक का एक मेडल ले लेना वाकई मेरी जिंदगी बदल गई। तो जब आप ठान लेते हैं, आपका उद्देश्य बन जाता है कि मुझे अपने भारत का तिरंगा ऊपर जाते हुए देखना है, या मेरे माध्यम से 140 करोड़ भारतीय अब ताली बजाएंगे, जश्न मनाएंगे, या एक प्रधानमंत्री मेरे देश के मेरी पीठ थपथपाएंगे, तो वो फिर आपको हिम्मत देता है। मोटिवेशन इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, और एक अच्छा कोच अगर आपको मोटिवेटेड रख सकते हैं तो ये दोहरे संघर्ष आसान हो जाते हैं। दीपा जी, देर से ही सही हमारे यहाँ खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुरू हुए और 2 संस्करण इसके हो चुके हैं। बताएं कि क्या इन खेलों ने भी खासतौर पर दिव्यांग खिलाड़ी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में कुछ मदद की है? बहुत मदद करी है। हालांकि अभी भी मेरा एक खिलाड़ी होने के नाते मत यह है कि और भी खेल जोड़े जाएं, ज्यादा से ज्यादा खेल खिलाए जाएं, क्योंकि जितना खेल हम खेलेंगे उतने हमारे मेडल ज्यादा आएंगे, उतनी हमारी रैंकिंग ऊपर जाएगी। लेकिन जो एक बेहतरीन शुरुआत हुई, भाग्यशाली रही कि जब मैं प्रेसिडेंट थी पैरालंपिक कमेटी की तो पहला संस्करण हुआ, अब दूसरा उससे भी बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ हुआ। लेकिन एक स्टेट में होना था, वहां ना होकर दिल्ली में करना पड़ा। तो ये भी सोचने की बात है कि हमारे भारत के हर कोने को हमें सुगम्य बनाना है, ताकि स्टेट कोई भी हो। लेकिन एक जो खुशी की बात पैरा खेलों से खेलो इंडिया में जो हुई है, जब आप ओलंपिक खेलने जाते हो तो पैरालंपिक वहीं पे होता है, उसी संस्करण के साथ पैरालंपिक होता है। एशियाई खेल खेलने जाते हैं तो एशियन पैरा गेम्स होते हैं, तो पैरेलली उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अब खेलो इंडिया के जब नेशनल्स होते हैं उसके साथ जब पैरा गेम्स होते हैं तो लेवल ऑफ अवेयरनेस, लेवल ऑफ इंक्रीज ऑफ द इकोसिस्टम, उसमें मीडिया भी आती है, उसमें स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, उसके अंदर इवेंट्स भी आते हैं, उसके अंदर इक्विपमेंट भी आता है। तो खाली खिलाड़ी ही नहीं एक पटल को पाता है जहां वो मेडल जीते, बल्कि पूरे देश में एक अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। इकोसिस्टम पूरा उन खेलों के बारे में, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविजन टेलीकास्ट हो। और इस बार मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी, चाहे आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, चाहे हमारी मीडिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, लार्जर देन लाइफ। इतना खूबसूरत ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी, इतना खूबसूरत खेलों का प्रांगण, बहुत खूबसूरत। एक खिलाड़ी होने के नाते बहुत खुशी हुई अंदर से। दीपा जी, आप भारतीय पैरालंपिक संघ की अध्यक्ष रही और उसी दौरान ये पहले पैरा खेल हुए, राष्ट्रीय खेल हुए खेलो इंडिया। बताएं कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए पहले खेल के आयोजन में, और उसके बाद उन खेलों से आप कितनी संतुष्ट रही? पहली बार हमको एक तो आइडेंटिफाई करना पड़ा कि मेन स्पोर्ट्स कौन से लेंगे जो ज़्यादा पॉपुलर हो। साथ में क्योंकि जो पैरा खेल जब हम खेलते हैं तो उसमें रूल्स अलग होते हैं, असिस्टिव एड्स अलग होती हैं, उसके लिए टेक्निकल स्टाफ अलग होता है, तो उसकी जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, काम करना और इन खेलों का ऑर्गेनाइजेशन करना, प्लानिंग करना, टाइम टेबल्स बनाना। और फिर सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने देखा कि जब इतने सारे व्हीलचेयर यूज़र खिलाड़ी एकत्रित होते हैं तो उनके लिए लो फ्लोर बसेस अरेंज करना, उनके लिए ऐसे स्टे अरेंजमेंट या ऐसे होटल रूम्स आइडेंटिफाई करना जहाँ पे वो लोग आराम से एक व्हीलचेयर पे होते हुए अपना दिनचर्या और अपना रहना सहना आराम से कर सके, जिस पे अभी भी मुझे लगता है स्कोप है और बेटर होने का। सत्यपाल जी, 2 खेल हुए, पहले खेल के आयोजन और उसके बाद बहुत सारी चीजें दूसरे खेलों में जुड़ी भी, कुछ चीजें नई हुई, अच्छी हुई। बताएं कि पहले खेलों से लेकर दूसरे खेलों तक के इस सफर में क्या क्या चीजें आपको लगती है ज्यादा अच्छी हुई, जिनका परिणाम जो है हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा? सबसे पहली चीज जो है पैरा खेलों में, जब भी हम दिव्यांग स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है एक्सेसिबिलिटी का। हमें जो व्हील चेयर बाउंड एथलीट्स हैं, जो व्हील चेयर या ब्लाइंड टॉयलेट्स अलग तरह के चाहिए, टॉयलेट्स अलग तरह के चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंडिया से एथलीट्स आने वाले हैं। 400 के आसपास आपको व्हील चेयर बाउंड एथलीट आएंगे। 400 व्हील चेयर बाउंड एथलीट्स के लिए 400 व्हील चेयर एक्सेसिबल रूम चाहिए। वो अरेंज करना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि किसी भी एक होटल में चला जाए, चाहे 5 स्टार होटल में चला जाए, 1 से 2 रूम ही आपको व्हील चेयर एक्सेसिबल मिलेंगे। लेकिन सेमी एक्सेसिबल रूम बनाने के लिए हमने कुछ काम किए। और दूसरी चीज आती है कि स्टेडियम को व्हील चेयर एक्सेसिबल बनाना, हमारे FOP जो प्ले ऑफ फील्ड है उसको एक्सेसिबल बनाना, देन उसी स्टेडियम में जितने भी बाथरूम है उनको एक्सेसिबल बनाना। ये सबसे बड़ा टास्क होता है पैरा स्पोर्ट्स को कराने के लिए।
लिए। दूसरा टास्क होता है कि हमें ग्राउंड लेवल पे जो हमारे, क्योंकि हमारी कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, सबके टेक्निकल्स रूल्स अलग अलग हैं, वो एक सिस्टम क्रिएट करना, वो टेक्निकल ऑफिसर अरेंज करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैंने यहाँ देखा है फर्स्ट से और सेकंड खेलो इंडिया में बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव इसमें आया है क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, जो खेलो इंडिया के लोग थे, उनको समझ में आया फर्स्ट गेम से कि कैसे एक्सेसिबल रूम अरेंज करने हैं, कैसे एक्सेसिबिलिटी हमें बस या ट्रेवल्स हमने अरेंज करना, या जो हम बहुत सारे एथलीट्स थे जो ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते थे, उनकी ट्रेन में चेयर नहीं आ सकती थी, तो हमारे कुछ खेलो इंडिया ने स्पेशल उनको अरेंज करके उनको फ्लाइट टिकट दी हैं। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारे बदलाव इसमें आए हैं और ये बहुत लार्ज स्केल पे हुए हैं। जैसे हमें अभी डाइनिंग हॉल है वो भी एक्सेसिबल बनाना है, और जैसे हमारे ब्लाइंड्स एथलीट्स के लिए है, ब्रेल में आपको लिखना है, या जो व्हील चेयर हैं उसके लिए एक्सेसिबिलिटी करना है। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं। पहले खेलो इंडिया में सब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को मालूम नहीं था कि किस कैटेगरी को हम गाइड रनर देना है, किस कैटेगरी को गाइड रनर नहीं देना है, किस व्हील चेयर बाउंड एथलीट्स को एस्कॉर्ट की जरूरत है, किसको नहीं है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने दिन रात काम किया, सबने साथ कोऑर्डिनेशन मिला के काम किया। तो मैं समझता हूँ जो फर्स्ट से और जो सेकंड वाले पैरा खेलो इंडिया गेम हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है उनमें, और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में और भी बड़ा बदलाव आएगा। दिव्यांग खिलाड़ियों की अगर हम बात छोड़ दें तो भी वो बच्चा जो किसी भी खेल में जाता है उसके मन में एक सबसे बड़ी भावना, इसका सीधा जुड़ाव हमारे समाज से, वो होती है असुरक्षा की भावना कि मैं खेलों में जा रहा हूँ, मैं खून पसीना बहा रहा हूँ, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जा पाया या भारत के लिए नहीं खेल पाया या उस स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर पाया तो शायद मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी, या मुझे मेडल नहीं मिला तो मेरी आर्थिक सुरक्षा का क्या होगा, बाद में मैं अपना घर परिवार कैसे पाल पाऊंगा। और ये बात दिव्यांग खिलाड़ियों पर तो और ज्यादा लागू होती है। बताएं कि क्या देश में ऐसा माहौल बना है पिछले एक दशक में, अब जो दिव्यांग खिलाड़ी भी जो खेलों में आ रहे हैं उन्हें हमारा देश और समाज थोड़ी आर्थिक सुरक्षा भी दे पा रहा है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बदलाव आया। लेकिन जब एक इंसान होता है उसके अंदर दो एबिलिटी होती है, एक मेंटली और एक फिजिकली। जब हम मेंटली जब पढ़ाई करने जाते हैं तो बेसिक एजुकेशन हमें मिलती है। जैसे 10th पास किया मैंने, 12th पास किया, तो कम से कम मैं इस लायक बन जाता हूँ कि रोड पे चलूंगा तो मुझे साइन बोर्ड पढ़ सकूं, या मैं मोबाइल चलाना तो मैं उसमें पढ़ सकूं। तो आप लोगों का ऐसा सोचना क्यों कि जो स्पोर्ट्स मैन है जब स्पोर्ट्स करेगा तो सभी को नौकरी मिलेगी या वो अच्छे लेवल मेडल जीत पाएगा, सभी ऐसा क्यों सोचते हैं? जो कोई अगर हर इंसान स्पोर्ट्स करे तो बेसिक चीजें तो उसको हेल्प तो मिल ही रही है ना जी। वो अपने दिनचर्या की सारी जो रूटीन की एक्टिविटी वो अच्छे से कर सकेगा, वो अच्छे से उठ बैठ सकता है, 10 घंटे बैठ के काम कर सकता है, कहीं जा सकता है, अच्छे से आ सकता है। तो पहला तो स्पोर्ट्स यही देता है, एक्सेसिबिलिटी। दूसरी बात हुई जॉब सिक्योरिटी। जब आप सीरियसली स्पोर्ट्स करते हो, चैंपियन बनने की बात करते हो, मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल में बहुत बड़ा बदलाव आया। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट एथलीट्स को, एबल एथलीट को और दिव्यांग एथलीट को भी जॉब दे रहे हैं। और अभी तो ओलंपिक लेवल पर अगर आप जीत जाते हो या पैरा ओलंपिक लेवल जीतते हो या एशियन गेम या पैरा एशियन गेम लेवल जीतते हो तो आपको बहुत क्लास 1 ऑफिसर नौकरी मिलती है और आपको बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है जो एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ को बदल देता है, उसके परिवार को बदल देता है। सत्यपाल जी, थोड़ी सी फूड और न्यूट्रिशन की बात करते हैं। एक सामान्य एथलीट के लिए ऐसे खूब सारे नियम होते हैं कि उसे ये खाना है, लेकिन दिव्यांग खिलाड़ियों के मामलों में कुछ चीजें अलग हो जाती हैं क्योंकि उनके साथ कुछ अलग तरह की, हर खिलाड़ी के साथ कुछ अलग तरह की शारीरिक अक्षमता जुड़ी हुई है। लिहाजा हो सकता है उसको कोई चीज जो दूसरे खिलाड़ी खा पाए शायद उसे ना देनी पड़े, या कोई चीज जो दूसरे खा रहे हैं उसे ज्यादा देनी पड़े। तो आप इन खिलाड़ियों के हिसाब से उनका फूड और न्यूट्रिशन ये कैसे निर्धारित करते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो पैरा एथलीट्स को कोचिंग कराते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, वो कोच बहुत अलग हटके होते हैं क्योंकि हर दिव्यांग एथलीट के साथ उसकी डिसेबिलिटी अलग है, उसका सब कुछ, उसका इवेंट्स अलग है, तो उसको हमें उसी नजरिए से देखना है। जब डाइट की बात आती है, हमारे 90% जो एथलीट्स हैं वो जो एबल एथलीट की डाइट है उसको ले सकते हैं, लेकिन 10% जो एथलीट है स्पेसिफिक डाइट में जाना है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले हैं या कुछ हमारे कुछ स्पेशल एथलीट्स हैं, उनके साथ हमें कुछ डाइट का अलग से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैडम ने अभी बोला है कि हमें वाटर इनटेक देखना है, कितना पानी पीना है, किस टाइम हमें कितना खाना खाना है, किस टाइम हमें कितना लंबा सफर करना है, तो उसी को देखते हुए हमें पूरा डाइट प्लान करना पड़ता है और डेली रूटीन की चीजें भी उसी तरह से प्लान करनी पड़ती हैं। दीपा जी, चाहे जो कहें आप, समाज में जो भी व्यक्ति दिव्यांग है, ज्यादातर समाज के तबके
या यूं कहें कि ज्यादा नहीं तो भी काफी बड़ा तबका ऐसा है जो उन्हें सम्मान नहीं देता और सम्मान से देखता भी नहीं है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो किसी दिव्यांग व्यक्ति को, खिलाड़ी छोड़ दीजिए, उसे उसकी उस कमी का एहसास भी दिलाते हैं और उसे शायद हीन होने का एहसास भी देते हैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से। क्या इन खेलों में जिस तरह से हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, उसके बाद से खेलों के माध्यम से सही, दीपा मलिक की कहानी पढ़कर, या आपको लगता है कहीं दिव्यांगों का जो समाज में स्थान होना चाहिए था वो धीरे धीरे इस देश में भी मिलने लगा है? बिल्कुल, ये तो 100% आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी हाल ही का किस्सा आपको सुनाती हूँ कि एयरपोर्ट पे मेरे को VIP एंट्री से अंदर ले जाया जा रहा था और जो वहाँ पे सिक्योरिटी पे तैनात थे उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं, यहाँ पे व्हीलचेयर की एंट्री नहीं है। तो दौड़ के जो एयर स्टाफ जो मेरे साथ चल रहा था और जो दूसरे अन्य CISF के वहाँ पे ऑफिशियल्स थे, उन्होंने जोड़कर, अरे तुम्हें पता नहीं है ये खिलाड़ी हैं, ये VIP हैं, ये पद्मश्री हैं, ये खेल रत्ना है, खाली व्हीलचेयर पे बैठी महिला नहीं है। उसने बोला ओ, तो कहीं ना कहीं ये सोच बदल रही है कि हाँ, व्हीलचेयर पे बैठा इंसान भी VIP हो सकता है, क्योंकि खेलों ने उसको वो दर्जा दिया है, वो मानसिकता बदल रही है। जब आप किसी को खिलाड़ी कहते हो एक डिसेबिलिटी के बावजूद, तो ऑटोमेटिकली एक फिटनेस की ओर, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग की ओर, नहीं तो व्हीलचेयर पे बैठे हर इंसान को मात्र पेशेंट ही समझा जाता था। पहले मैं जब तक खेलती नहीं थी, क्या बीमारी है, कब तक ठीक हो जाओगी, अब लोगों के भी सवाल बदल गए हैं कि खेलने जा रही हो, अब कौन से गेम में पार्ट लेने जा रही हो। बल्कि मुझे ये कहना पड़ता है कि नहीं, अब मैं रिटायर्ड खिलाड़ी हूँ, क्योंकि खिलाड़ी की पहचान जुड़ गई है। तो सब यही पूछते हैं खेलने कौन सा खेल जा रही हो। कहीं ना कहीं एक एंटी एजिंग क्रीम भी है, हालांकि अब मैं 55 साल की हूँ जी, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या खेलने जा रही हो। कोई ये नहीं पूछता कि तुम 55 साल की हो गई हो। तो कहने का अर्थ है कि सोच में बहुत बदलाव आया है, गाँव के अंदर बहुत बदलाव आया है। हमारे 80% जो बच्चे खेलने आ रहे हैं वो गाँव से खेलने आ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिमांड आने लगी कि कबड्डी को भी खिलाओ, मतलब गाँव से ये डिमांड आई। तो हमने पैरा कबड्डी का खेल एक छोटा सा शुरू किया है हमारी, क्योंकि पैरा कबड्डी अभी पैरालंपिक खेलों की एम्बिट में नहीं है, या वो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत अभी कोई प्रॉपर खेल नहीं है। लेकिन खेलना इतना चाहते हैं गांव-गांव के लोग कि वो पैरा कबड्डी भी खेलना चाहते हैं। तो बदलाव तो देखिए बहुत आया है। सत्यपाल जी, ये बदलाव, व्यक्तिगत बदलाव की बात करते हैं, आपके पास जो लोग आते हैं खास तौर पर किसी भी डिसेबिलिटी के साथ, किसी भी शारीरिक बाधा के साथ, फिर आप उन्हें एक खिलाड़ी बनाते हैं और खिलाड़ी बनने के बाद उन्हें अच्छा प्रदर्शन देश के लिए और अपने राज्य के लिए करने की प्रेरणा देते हैं। बताएं कि खेलों में जो दिव्यांग व्यक्ति आता है तो क्या उसकी मनस्थिति में कुछ फर्क आता है? बिल्कुल सर, फर्क आता है। आप सोच के देखिए, जब एक व्यक्ति की आज तक मैं अगर ठीक से चल रहा हूँ, मैं 18 साल का लड़का हूँ और मैं रोड पे बाइक चला रहा हूँ और बाइक के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मुझे मेजर डिसेबिलिटी हो जाती है, मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है या फिर मैं एम्पुटेशन हो जाती है, नेक्स्ट डे जब उसको पता चलता है वो जीवन भर अब कभी नहीं चल पाएगा, जीवन भर उसको व्हील चेयर पे बिताना पड़ेगा, आज ये सोचता है कि शायद मैं पैरा स्पोर्ट्स भी कर सकता हूँ। और मैं ये मानता हूँ स्पोर्ट्स, पैरा स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी तरह की दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को, अपने जीवन को अच्छे से जी सकता है, और जो एक आम इंसान कर सकता है वो सब कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहाँ पे एक इंसान ने लेक्चर दिया था कि इस हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति दिव्यांग है। तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कैसे दिव्यांग है। अगर इस हॉल में एक व्यक्ति बैठा हुआ, जो बैठा है वो 2 मिनट में 800 मीटर दौड़ सकता है, मैं नहीं दौड़ सकता, तो मैं उस फील्ड में दिव्यांग हूँ। तो हर व्यक्ति कैसी, ये सोच का बदलाव है, ये सोच आपको ऐसी, अपनी मानसिकता ऐसी बनानी है। मेरा एक एथलीट है, वो टोटली ब्लाइंड है, उसके लिए वो गांव भी ऐसा ही है, उसके लिए नेहरू स्टेडियम भी ऐसे है, उसके ओलंपिक, उसका नाम अंकुर धामा है। जब वो पैरा ओलंपिक्स में जाता है तो उसको नहीं पता होता ट्रैक का कलर कैसा है, ट्रैक स्टेडियम कैसा बना हुआ है। और मुझे एक किस्सा याद है 2014 में जब वो स्टीफन कॉलेज में पढ़ता था तो हम एशियन गेम के लिए गए। तो मैं उस टाइम में वो मंथ में 2 या 3 दिन ऐसा जाता था कि जब वो डिप्रेशन में चला जाता था, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती थी। और मेरे से उस टाइम एक ऐसी छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से वो डिप्रेशन चला गया। एशियन गेम गए, एशियन गेम की ओपनिंग सेरेमनी में मैं उसको ले गया। हमने बहुत अच्छे से, मैं उसको सारा डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि भाई देखो ऐसे हमारे आगे कौन सी टीम चल रही है, उनकी ड्रेस कैसी है, या उस कंट्री की ड्रेस कैसी है, हमारी ड्रेस कैसी लग रही है इनके सामने, हम कैसे, सब कुछ होते हुए लास्ट में जब वो ओपनिंग सेरेमनी होगी और जब वहाँ फायरवर्क और पटाखे चल रहे थे तो अचानक मैं भी उन पटाखों को देखने लगा और 2 मिनट के लिए वो मेरे से दूर हो गई। उसी 2 मिनट्स में उसने सोच लिया शायद मेरी जिंदगी खराब, क्योंकि मैं ये सब नहीं देख सकता। और वो 2 मिनट्स, उसके नेक्स्ट 3 डेज वो ना तो खाना खाया,
ना कुछ किया, लेकिन मैंने 3 दिन तक उसको उसके रूम में सोया, उसके साथ सोया, उसको मोटिवेट करता रहा। 3 दिन के बाद उसका कंपटीशन था, मैं 4th डे आके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, देन वो कंपटीशन किया। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो छोटी सी चीज है वो हिट तो करती है, लेकिन उस जगह से कोच को केवल कोचिंग नहीं करना, एक पैरा एथलीट को कोचिंग नहीं करना, उसका मानसिक संतुलन बना के रखना, उसको कंपटीशन के लिए तैयार करना और ऐसी जगह लेके जाना। अब सपोज करिए मैं किसी व्हील चेयर वाले को कहीं लेके जाऊं और मैं ऐसी जगह लेके चला जाऊं कि जहां एक्सेसिबिलिटी नहीं है, व्हील चेयर वाला नहीं जा सकता, और हम आके उसको डिस्क्राइब करें कि भी हमने ऐसा मजे किए वहां पे, ये देख, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो हीन भावना या वैसी भावना आएगी। तो हमें कोच को ये सब ध्यान रखना पड़ता है, उसको मोटिवेट करके रखना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है। मैं समझता हूँ जो कोच इस फील्ड में पैरा स्पोर्ट्स को ट्रेंड कर रहे हैं बहुत ही अलग कोच हैं और वो उन्हीं का ये रिजल्ट है। सत्यपाल जी, फिर ये भी बताएं, क्योंकि ये खेल विशिष्ट हैं, खिलाड़ी भी विशिष्ट हैं, तो क्या इनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या तो बढ़ी है, निश्चित तौर पे और बढ़ेगी, लेकिन इसी के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी F53 और जो भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनके रूल्स क्या हैं वो जानने वाले ऑफिशियल्स, प्लस आप जैसे बहुत सारे कोचेस, क्योंकि जब खिलाड़ी बढ़ेंगे तो अच्छे पॉजिटिव सोच वाले कोचेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो बताएं कि क्या इनकी संख्या भी देश में धीरे धीरे बढ़ रही है? जी सर, मैं बताता हूँ कि मैं लास्ट 20 ईयर से मेरा डेली 10 घंटे इसी चीज के लिए जाते हैं कि मेरे पास इतने ज्यादा कॉल आते हैं, मेरे पास ये डिसेबिलिटी है तो मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, मैं कौन सा स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ। या मैं जब भी ट्रेनिंग करने जाता हूँ मेरे पास रोज नया टास्क है, रोज नया एक एथलीट आएगा, वो अलग डिसेबिलिटी लेकर आएगा, अलग माइंडसेट लेकर आएगा, उसको सिखाना, उसको पढ़ाना। फिर हमने ये लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी ऑनलाइन क्लासें करके हमने सभी कोचेस को पढ़ाया कि क्या डिसेबिलिटी होती है, व्हाट इज द पैरा स्पोर्ट्स कैसे खेला जाता है, क्योंकि यहाँ सब लोगों को नहीं पता। जब स्टार्टिंग में पैरा स्पोर्ट्स को कोचिंग करता था, यहाँ तक कि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स के पास भी जाता था, जब मैं बोलता था पैरा स्पोर्ट्स को मैं कोचिंग करता तो लोग सोचते पैरासूट, पैराग्लाइडिंग, मैं वो वाला स्पोर्ट्स करता हूँ। लेकिन आज सभी को पता कि पैरा स्पोर्ट्स क्या है, कि हमने कोशिश किया, सब लोगों ने मिलकर कोशिश किया, ये टीम वर्क किया है और अभी भी हम इसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम लास्ट अभी 1 मंथ में हमने इतने सारे टेक्निकल कोर्स, कोचिंग के कोर्स कराए हैं। हम दिन रात इसमें, सारी पैरा ओलंपिक कमेटी है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स साही है, सब दिन रात लग के काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है। क्योंकि यहाँ पे जब एक दिव्यांग आता है सबसे पहले उसको कैटेगरी करी जाती है, क्योंकि सेम डिसेबिलिटी के लोग एक साथ ग्रुप बना के एक दूसरे को कम्पीट करते हैं, वहीं से टास्क शुरू हो जाता है, वहीं से कोचिस की जो नॉलेज है वहीं से उसका एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल्स है, हम सारे मिलके इसमें काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं हम आने वाले टाइम में जल्दी ही पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होंगे, टेक्निकल में भी और हम कोचिंग में भी, क्योंकि हमारे कंट्री में इतने सारे दिव्यांग लोग हैं जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जिनके पास हेल्थ तो है ही है और बहुत सारा मोटिवेशन लेकर, और आपके रेडियो के माध्यम से, आपके दूरदर्शन के माध्यम से जो गांव-गांव में ये मैसेज जा रहा है, जैसे खेलो इंडिया के थ्रू अभी खेलो इंडिया दूरदर्शन पे लाइव दिखाया गया, गांव-गांव में जो दिव्यांग हैं उन लोगों के हमारे पास इतने कॉल आते हैं कि हम कौन सा पैरा स्पोर्ट्स कर सकते हैं, हम कैसे पैरा स्पोर्ट्स में आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। सत्यपाल जी, क्या ये माना जाए कि देश में खेल क्रांति हो रही है? बिल्कुल मानना पड़ेगा जी। आप सोच के देख लीजिए जी, लंदन ओलंपिक 1 सिल्वर मेडल, रियो ओलंपिक 4 मेडल और टोक्यो ओलंपिक 19 मेडल, पेरिस ओलंपिक 29 मेडल। 2016 तक महिला का एक ही मेडल था और 2016 में मेडल के बाद अब 14 नए पैरालंपिक मेडल महिलाओं के हैं। 300% महिला की भागीदारी बढ़ी है और मेडल का कंट्रीब्यूशन 40% बढ़ा है महिलाओं द्वारा भी, क्योंकि अगर आप तरक्की का मापदंड देखते हैं तो महिला का भागीदारी भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो 1968 से 2016 तक टोटल 12 मेडल और मात्र 4 साल के अंदर 48 नए मेडल, तो ये क्रांति का ही स्वरूप है। दूसरी चीज सर ये भी है, ऐसा है कि हाँ महिलाओं को उस नजरिए से नहीं देखा जाता घर से बाहर, हरियाणा जैसे राज्य में या उत्तर प्रदेश बहुत सारी जगहों पर सामान्य तौर पर भी लड़कियों को घर से बाहर खेल में नहीं भेजते, ऊपर से दिव्यांग, तो उसको भी बाहर निकल के आना, नेशनल लेवल मेडल जीतना, एशियन लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे जाके एक दिव्यांग महिला का मेडल जीतना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। दीपा जी, थोड़ी सी इंजरीज की बात करें। सामान्य तौर पर कोई भी खेल उसमें इंजरीज होती हैं और यहाँ पर दिव्यांग खिलाड़ी वो खेल रहा है तो उसके गिरने के, लगने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तो इंजरीज उससे बहुत ज्यादा हो सकती हैं, तो उन इंजरीज से जूझना, उन इंजरीज से बचना, ये कितना मुश्किल होता है?
ये भी बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है और मेरे को बहुत खुशी है कि आपने इसके बारे में चर्चा करी, क्योंकि जैसा कि अभी कोच साहब ने भी कहा कि कोच का 10 कदम आगे चलना ज़रूरी है कि एक मसल की कितनी लिमिटेशन है या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कितना फंक्शनल है, उस मसल पे ज़्यादा जोर ना देते हुए उसकी सपोर्टिंग मसल्स में अगर थोड़ी भी हरकत है तो उसको ऑल्टरनेटिव मसल ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना या उसकी स्टाइल के अंदर चेंज लेकर आना या झटके से क्या उसकी स्पास्टिसिटी बढ़ रही है उस पे नजर रखना। जैसे थ्रो फ्रेम्स हैं, असिस्टिव एड्स हैं, उनको बार बार ट्वीक करना कि कौन से एंगल पे शरीर को कैटापल्ट इफेक्ट ज्यादा मिल रहा है। तो ये एक अगेन एवरी डे दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर। हर बॉडी की एक्टिविटी अलग है, हर बॉडी की चैलेंज अलग है, मसल ग्रुपिंग अलग है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अब की तकनीकी नॉलेज जो स्पोर्ट्स साइंस वो अब धीरे धीरे पैरा खेलों में भी आ गई है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम सरकार की एक ऐसी नीति रही जो कस्टमाइज करती है, और क्योंकि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में एबल बॉडी और दिव्यांग खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं तो एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी उभर कर आता है। और हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स अब हम इंटरनेशनली भी देख रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल तकनीक भी अब सारी इंडिया में भी अब अवेलेबल हो रही है, जिसका बहुत बड़ा एक शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी को तो मैं हमेशा हर मंच से देती हूँ। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस जब से पैरा में ऐड हुआ है तो ये इंजरी मैनेजमेंट, नॉट जस्ट इंजरी मैनेजमेंट, इनफैक्ट एंटी डोपिंग, मतलब कोई कंसेशन नहीं है। अगर आप पैरा एथलीट हैं तो आपको कोई शॉर्टकट या कंसेशन नहीं दिया जाएगा। आपको ट्रेनिंग भी उतनी मेहनत से करनी पड़ेगी, आपको अपने एंटी डोपिंग के जो भी सारे रूल्स हैं उसके तहत भी आप आएंगे, डिसिप्लिन भी आपका प्रॉपर चाहिए। मुझे लगता है स्पोर्ट्स साइंस जब से इंट्रोड्यूस हो गई हैं और अब हमारे कोचेस भी स्पोर्ट्स साइंस को अडॉप्ट करने लगे हैं, बिकॉज इट्स बिकम अ वेरी स्किलफुल एंड वेरी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, so you have to have all these managements along with your training. मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जो इस जैसे पैरा स्पोर्ट्स में इंजरी की बात कर रहे हैं, ये हम ट्रेनिंग की जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है वो तो होती हैं, इनके साथ प्लस एक और इंजरी होती है जो हमारे डेली रूटीन के काम में आती है। अब सपोज करिए मैडम यहाँ से जा रही हैं, अभी अपन को कार में शिफ्ट हो रहा है, हाथ स्लिप हो गया, वो भी एक इंजरी है। मैं नॉर्मल इंसान हूँ, एबल एथलीट्स हूँ, कहीं भी जाके कार में बैठ सकता हूँ इजीली। अभी ये जा रही हैं मैम, कहीं रास्ते में व्हील चेयर चला रही हैं, गड्ढा आ गया, गड्ढे स्लिप हो गए, मैडम गिर गई। आप सोच के देखिए, एक ब्लाइंड एथलीट है, उसको नहीं पता उसको नेक्स्ट कदम कहाँ जाने वाला है, गड्ढे में जाने वाला, कीचड़ पे जाने वाला, वो कहीं भी टकराएगा। तो वो इंजरी भी हमें है मैनेज करनी है, और स्पोर्ट्स की इंजरी वो भी मैनेज करनी है। तो पैरा स्पोर्ट्स में डबल इंजरियां हैं, उनको सबको ओवरकम करते हुए हम ओलंपिक लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये पैरा एथलीट्स बहुत बड़ी बात है। सत्यपाल जी, जाते जाते संक्षेप में जो ये दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए, इसके बारे में अपनी राय बताएं। मेरी राय यही है, और मैं इसमें कंपटीशन मैनेजर भी था, कि ये अभी तक पैरा स्पोर्ट्स का होने वाला सबसे बड़ा इवेंट्स था, और इसका जो असर है मैं समझता हूँ आने वाले पैरा स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा असर होगा। और आने वाले हमारे जैसे कि नेहरू स्टेडियम में हम पैरा एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप करने जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा असर आएगा इसका। दीपा जी, यही प्रश्न आपसे पूछूंगा। मैं करंटली एशियन पैरालंपिक कमेटी की बोर्ड मेंबर हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब रीजन, साउथ रीजन, अलग अलग देशों की नुमाइंदगी मेरे लिए एक बहुत गर्व का पल है, क्योंकि जिस प्रकार इसका अवेयरनेस हुई है, सोशल मीडिया पे इसके अपडेट्स आए हैं, जिस तरीके से रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, बच्चों के जो इंटरव्यूज आए हैं एथलीट्स के, इट हैज गॉन वे बियॉन्ड एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो यहाँ से हमारे देश का एक इम्प्रेशन, जो हमेशा एक बैकवर्ड कंट्री है या ये कंट्री में तो कुछ है ही नहीं, स्लम डॉग मिलियनेयर टाइप एक लुक दिया जाता है, वहाँ पे आज खेलों का क्या स्तर हो गया है, किस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व का विषय रहेगा कि मेरा देश अब खेलों का जश्न मना रहा है, और उस जश्न को देखकर पूरे संसार की आंखें चौंधिया रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो स्तर ऊपर हुआ है पैरा खेलों का, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के माध्यम से, बस मेरी एक ही विनती रहेगी कि और खेलों को जोड़ा जाए, और जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उनका भी बीच बीच में रूबरू कराया जाए जो नए खिलाड़ी हैं उनके साथ, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जब वो अपने पुराने खिलाड़ियों से रूबरू मिलेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहेगा। ओवरऑल कुडोज टू खेलो इंडिया पैरा गेम्स एंड द होल अरेंजमेंट्स। बहुत खूबसूरत। दीपा मलिक जी और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आपका हृदय से आभार।
पैरा खेलों में हमारे खिलाड़ियों, उनके प्रदर्शन और उनके जज्बे को समूचा राष्ट्र करता है सलाम। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शारीरिक सीमाओं के बावजूद अपने प्रदर्शन के जरिए इन सीमाओं को लांघते दिखे हमारे पैरा खिलाड़ी। उम्मीद करते हैं समाज और राष्ट्र अब इन दिव्यांग लोगों की दिव्यता को हमेशा सराहेगा। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स नंबर